हाँ भाई, तो तुम लोग भी यहाँ पर देख लो, और जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करेंगे उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले तुम लोगों को कह रखा है कि टेंस कितना महत्वपूर्ण है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। इसलिए इस क्लास में हम टेंस को शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप कम समय में 10 या 15 मिनट के अंदर ही सारे टेंस, जितने भी टेंस है सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे भाई तुम लोग कर लोगे आराम से, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी आराम से कर लेंगे। इसलिए ध्यान से देखो, देखो इधर तुम लोग भी, है ना। देखो टेंस जो है, टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, यहाँ पे वर्ब को सीखना, ठीक है। क्योंकि वर्ब को सीखने के लिए हम टेंस सीखते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ये मालूम हो गया कि किस टेंस में कौन से वर्ब लगते हैं, उन्हें टेंस सीखने में परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए मैं पहले बता दूं कि वर्ब के विषय में कुछ जान लो, उसके बाद टेंस को अच्छी तरह सीख जाओ। पहले वर्ब है क्या, देखो वर्ब का काम क्या है। वर्ब का काम है, वर्ब इज ए वर्ड which expresses an action, a state or a position। तो भाई वर्ब का क्या काम है, वर्ब काम करता है एक्शन को रेफर करता है, मतलब कार्य को बताता है। स्टेट मतलब दशा कह सकते हैं या स्थिति कह सकते हैं। पोजीशन मतलब होता है अधिकार को बताता है। तो पहले ये समझ लेते हैं, वर्ब का काम है एक्शन को रेफर करना, स्टेट को बताना यानी दशा को, और अधिकार को बताता है। तो वर्ब जो होता है ये दो भाग बांटे गए हैं वर्ब। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब होते हैं दो प्रकार के, मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन वर्ब जो होता है वो एक्शन को रेफर करता है, यानी जिसमें काम होता है, जिसे काम करने या होने का बोध होता है, उसको हम एक्शन वर्ब कह सकते हैं। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में स्टेट आ सकता है और पोजीशन आ सकता है। मतलब मेन वर्ब को एक्शन वर्ब कह सकते हैं हम, और हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत स्टेट और पोजीशन आएंगे। यहां पर यह है कि मेन वर्ब होता है जिससे एक्शन को रेफर करने का बोध होता है, यानी किसी में अगर कोई काम करने का बोध हो, यानी जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है उसको कहते हैं मेन वर्ब। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल के माध्यम से बता दूं मैं, जैसे रीड हो गया, प्ले हो गया, वॉच हो गया, या रन हो गया। मतलब ये हो गया, रीड मतलब होता है पढ़ना, और प्ले मतलब होता है दौड़ना, सॉरी प्ले मतलब खेलना, वॉच मतलब देखना। वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, लेकिन घड़ी नाउन हो जाएगा, लेकिन इससे काम करने का बोध हो तभी इसको वर्ब कह सकते हैं। रन मतलब होता है दौड़ना। जितने शब्द मैंने लिखे हैं सभी का अंत में ना लगा हुआ है, और इनसे काम करने का भी बोध होता है, इसलिए इसको हम मेन वर्ब कह सकते हैं। तो इसको आप सही से देख लें, मैं तुम लोग भी देख लो, क्योंकि ये ऐसा फाउंडेशन है जो टेंस को कंप्लीट करने में काफी हद तक मदद करेगा। डायरेक्ट टेंस सीखना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। अगर इसको दिक्कत है वो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगर वीडियो दिख रहा है तो। शुक्ला देखो भाई, तो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है कि मेन वर्ब उसको कहते हैं जिससे काम करने या होने का बोध होता है, और मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ब कहते हैं। तो एक्शन वर्ब के जो रूप होते हैं, मतलब मेन वर्ब के रूप कितने होते हैं ये जानना जरूरी है। इसके 5 रूप होते हैं।
देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के 5 रूप होते हैं और किसी भी वर्ब की जो उत्पत्ति होती है वो इन्फिनेटिव के द्वारा होता है। मतलब 2 + V1 इसका बेस फॉर्म। किसी भी वर्ब के जो बेस फॉर्म होता है वो इसी रूप में रहता है और इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। यानी कह सकते हैं वर्ब का जो मूल रूप होता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। ये याद रखना जरूरी है और यहीं से वर्ब का जन्म होता है। इसके बाद आता है उसका फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड में आता है, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ फॉर्म। ये जो पहला फॉर्म होता है इसको प्रेजेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रेजेंट के अंतर्गत रखा जाता है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये जो सेकेंड फॉर्म होता है इसको कहते हैं हम पास्ट। ये पास्ट फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। थर्ड फॉर्म कहीं पे दिखता है तो ये हो गया परफेक्ट। यानी परफेक्ट की पहचान सबसे बड़ी होती है थर्ड फॉर्म। अगर फोर्थ है ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर फोर्थ फॉर्म कहीं पे दिखता है वर्ब के रूप में ये कंटिन्यूअस के टेंस के अंतर्गत आते हैं। पांचवा रूप अगर आता है तो ये आएगा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। तो यही 5 फॉर्म है वर्ब के। जो जितने भी टेंस है सभी टेंस में इन्हीं 5 फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जानना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि किस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम जो प्रेजेंट टेंस है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके 5 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन्हीं 5 रूप का प्रयोग हर टेंस में होंगे। यही याद रखना है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस है। तो वह प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को पहले से ही मालूम है। पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स हैं और मैं इसको मिटा देने के बाद ऊपर लिखता हूं क्योंकि नीचे दिखता नहीं होगा। देखो तो यहां पर प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं। चारों में से पहला नंबर कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए हमें वर्ब ही सीखना काफी है। वर्ब सीख गए तो टेंस को सीख जाएंगे। तो इसमें V1 और V5 भी लगता है, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि हर टेंस में जो सेंटेंस होगा, हम जानते हैं कि सेंटेंस का निर्माण बगैर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो सकते, इसलिए सब्जेक्ट तो पता है कि आएगा ही, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब लगता है। तो V1 और V5 लगता है, इन दोनों में से एक लगेगा सब्जेक्ट के बेस पर। तो मैं ये बता देता हूं कि इसमें कहां पे V1 लगाने हैं और कहां पे V5। तो नोट पे ध्यान रखना जरूरी है भाई। अगर आई रहेगा वी, यू, दे और एक से अधिक नाम हो तो इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम हो, मतलब एक नाम हो, इन सब के साथ V5 लगेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि
कि पहला फॉर्म जो बेस फॉर्म से निकलता है वो पहला फॉर्म होता है। V5 का मतलब हुआ V1 में SES जोड़ने से V5 बन जाएगा। मतलब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर S या S जोड़ोगे तो ये बन जाएगा पांचवा रूप। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा देता हूं, जैसे रीड है, ये V1 है, यदि हमें इसका V5 बनाना है तो इसमें S लगा देते हैं, रीड्स हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें या तो V1 लगाने हैं या V5 लगाने हैं। सब्जेक्ट ये याद रखना पड़ेगा कि अगर सब्जेक्ट के तौर पे इनमें से कोई एक है तो वहां पर V1 लगेगा, और अगर सब्जेक्ट के तौर पे इनमें से कोई एक होगा तो V5 लगेगा। मतलब ये सब्जेक्ट आने पे वर्ब में S या S लगाना जरूरी होगा सिंपल प्रेजेंट में। तो अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े से बड़े एग्जाम और छोटे से छोटे एग्जाम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टेंस के लिए होता है वो होता है यूज ऑफ टेंस। तो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तभी बन पाएगा एग्जाम में जब किसी बच्चे ने यूज सही से पढ़ रखा है। तो मैं इसमें यूज बहुत बढ़िया से आप लोगों को बता देता हूं। पहला यूज ये है कि यहां पर है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। In the present time we use simple present tense। देखो भाई यहां पर मैंने लिख दिया है कि टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में जब किसी काम को रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, अगर रिपीटेड एक्शन है तो रिपीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट टाइम में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में जो प्रयोग करेंगे इसका, इसमें कुछ शब्द है जिन्हें याद रखना जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों के माध्यम से उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे आ सकते हैं। जैसे कुछ है यहाँ पर मैं बता दूं, चलो आगे बताता हूँ पर। चलो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूज है इसको बताते हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज जो मैंने बता रखा है, इससे पहले जो लिखा था, हैबिचुअल एक्शन को रेफर करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कुछ शब्द है जिनके माध्यम से हम ये समझ जाएंगे कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा। तो यहां पर कुछ याद रखना है। यहां पर मैंने लिखा है कि देयर आर ए फ्यू एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच आर यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शन। मतलब कुछ शब्द है जो फ्रीक्वेंसी बताता है, मतलब काम के होने की फ्रीक्वेंसी। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। जैसे देखो यहां पर ध्यान रखना है कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, often, regularly, habitually, usually, daily, every day, every week या फिर एवरी मंथ।
वंस अ वीक भी हो सकता है, वंस अ मंथ भी हो सकता है, वंस अ ईयर भी हो सकता है। मतलब ये है कि अगर संक्षेप में कहा जाए, ये ऐसे शब्द है जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो प्रेजेंट टाइम में हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए काफी है। इनमें से अगर कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में है, कहने का मतलब हुआ इनमें से कोई भी शब्द अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में है तो हमें समझ जाना है कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे सी, यहाँ पर डॉट दे रखा है, टू टेम्पल डेली। तो डेली का मतलब प्रतिदिन होता है और ये वर्ड फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। इसलिए अगर कोई भी वर्ड हो जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। इसमें ऑप्शन ऐसे हो सकता है, जैसे गो, गोज, गोइंग, या फिर एम गोइंग। तो इनमें से जैसे कि हम ऐसे अभी बता रखे हैं कि कहाँ पे V1 लगना है, कहाँ पे V5। तो ये डेली है जो हमें बताता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो हमें पहले से मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 लगता है। और मैंने पहले बता रखा है जो उसमें अगर सब्जेक्ट ही से इट और एक नाम हो तो वहां पे V5 लगता है। तो इनमें से देखना है कि V5 है कौन सा। इसमें V5 है B, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है इनमें से B इसका आंसर होगा। ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड्स, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में बनाना है।